पेरियार ललई सिंह जी की 111वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। मैं आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, अभी यहाँ के विधायक भाई अजीत कुशवाहा जी का मुख्तसर संबोधन हुआ और उन्होंने बहुत जरूरी बातें कही। और आज इस विचार गोष्ठी का हासिल भी यही है और उसका विषय भी है समाज और राष्ट्र निर्माण में सबके लिए समान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता। और इसी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक समता की लड़ाई हमारे पुरखों ने अपने अपने तरीके से लड़ी। फूले से लेकर शाहू जी महाराज से लेकर बाबा साहब अंबेडकर, नारायण गुरु और उनके बाद की पीढ़ी में अन्नादुरई से लेकर पेरियार और करुणानिधि जी, हम यह मानते हैं कि कोई भी सांस्कृतिक लड़ाई हमारी राजनीति के कमजोर होते जाने से दुर्बल पड़ती है और राजनीति तभी तक टिकाऊ हो सकती है, हमारे हितों के साथ खड़ी हो सकती है, जब तक कि उस पर सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव बना रहे, लोग चौकस, चौकन्ना और सचेत रहे। पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से मान्यवर काशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर को घर घर तक पहुंचाने में अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाई, उसी तरह पेरियार ललई सिंह ने पेरियार के विचारों को दक्षिण से लेकर उत्तर तक लाने में अपना पूरा जीवन खपा दिया और उनकी किताब का हिंदी तर्जुमा करके घर घर तक पहुंचाने में जो उनकी लगन है और आजादी की लड़ाई में भी नौकरी में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने सिपाहियों को एकजुट किया, गोलबंद किया, मध्य प्रदेश के इलाके में और सिंधिया स्टेट के साथ मुहामुही नहीं, भिड़ा भिड़ी का जोखिम उठाया। देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन पेरियार ललई जेल में बंद था। तो यहाँ पे लाइए और उनकी रिहाई तो ऐसे है ना, जब उस स्टेट का विलय हो गया भारतीय गणराज्य में या भारत में, हिलने मत दीजिए उस वक्त तब जाकर संभव हो पाए। हम न भूलें कि इस तरह के आयोजन में शिरकत करके कई बार उन बच्चों के मानस में कोई न कोई ऐसा बीज आप डाल देते हैं जो उनके जीवन को, जहां उसका तसव्वुर भी नहीं होता है, वहां ले जाने में कामयाबी हासिल होती। मेरे पिताजी के नाना जी कबीरपंथी थे और वो महाभारत का पाठ नहीं करते थे और अपने इलाके के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में से थे। वो रामायण को अपने तरीके से, उसमें से जो
समाज हित की बातें थी उसके प्रसार में लगे रहते थे। और इसी तरह से हमने तो नहीं देखा उनको, लेकिन जब कभी मेरी दादी माँ ले जाती थी हम लोगों को बचपन में, कोई सांस्कृतिक आयोजन होता था, मिसाल के तौर पर किसी का मुंडन है, किसी की शादी है, किसी का इस तरह का कोई, तो उसमें जन्माष्टमी हो या कबीर का भजन हो, कबीर मठ को तो बर्बाद किया गया पूरे इस इलाके में। आपने देखा होगा गांव गांव में कबीर मठ था, जहां से पाखंड के खिलाफ बहुत शालीनता के साथ काम हो रहा था। उस पर कोई कब्जा कर लिया, किसी ने जमीन ली, तो उसके बाल बच्चों ने फिर उसको किसी तरह से वहां के मठों को, मठाधीशों को, महंतों को भगा के कोई कोर्ट में केस है। तो मैं देखता था कि वो जिस तरह से आपने यहाँ पर बाबा साहब के संदेश को, पेरियार लड़ाई के संदेश को संगीत और गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, ये चीजें बड़ी कौतूहल पैदा करती थी मेरे मन में। और आपको हैरत होगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य था कि काश हम भी कभी इस मंडली में शामिल हो जाते, वो झाल बजाने के काम में हमको रख लिया जाता, वो इतना मुझे रुचिकर लगता था। तो अगर गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो इसका भी एक महत्व है, वह बच्चा बोलना सीखेगा, उसके मन में भी एक उत्सुकता बनेगी। इसलिए गांव में इस तरह का कार्यक्रम किया जाना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि हम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में इस तरह के आयोजन करें। और शाहबाद का इलाका तो इस मामले में बहुत जरखेज रहा है। यहाँ पीरों के गांधी कहते थे, और ये 32 साल तक लगातार दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में कैबिनेट मंत्री रहने का अगर किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बाबू जगजीवन राम जी को, वो भी इसी इलाके से। हम दूसरे डिबेट में अभी नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यह तभी संभव हो पाया जब इस देश को एक संविधान बना। अगर मनुविधान के सहारे चलता तो कोई जगजीवन राम उस पद पर नहीं पहुंच पाता जो रक्षा मंत्री हो और देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रखवाली के लिए बांग्लादेश का निर्माण कराने में अपनी भूमिका निभाता था। तो हम इतिहास के पन्नों, सांस्कृतिक पन्नों, इनको उलटते हुए भी हम वहां पर कहाँ हैं, हम क्या हाशिए पर खड़े हैं, हमें कितनी जगह दी गई। वो कहते थे चिन्वा चिन्ह, और भी लोग अपने अपने तरीके से, कि जब तक शिकार अपना इतिहास खुद से नहीं लिखेगा तब तक शिकारियों की शौर्य गाथाएं ही लिखी जाती रहेंगी। इसलिए पेरियार ललई ने अपना एक सस्ता प्रेस कायम किया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। उन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की, और कोई मोटे मोटे ग्रंथ नहीं, छोटे छोटे बुकलेट, छोटी छोटी पुस्तिकाएं लोगों के बीच ले जाते थे। नाटक, चाहे अंगुलीमाल, एकलव्य हो, इस तरह के और जो असल काम उनका रहा और जिसको हमको गांव देहात तक ले जाने की जरूरत है, वो किस तरह से शोषितों पर राजनीतिक डकैती ला दी जाती, किस तरह से शोषितों पर धार्मिक डकैती ला दी जाती, शोषितों की गुलामी कैसे खत्म हो, इस तरह की चिंताओं के केंद्र में उनका पूरा का पूरा साहित्य हुआ करता था। और हम जिस शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की एक समान पहुंच हर घर में हो, इसकी चिंता में आज जुटे हुए हैं। तो डॉक्टर लोहिया जो चाहते थे कि अंबेडकर के साथ एक उनका संवाद स्थापित हो जाए, बदकिस्मती से डॉक्टर साहब नहीं रहे। जीवन भर लड़ाई लड़ी, जीवन भर पढ़ने लिखने का काम किया, और तब जाकर हम लोगों के लिए कुछ संभावनाएं, उसके द्वार वो खोल पाए। डॉक्टर लोहिया हमेशा विशेष अवसर के सिद्धांत की पैरोकारी किया करते थे, और वो शोषितों से
हमेशा सावधान करते हुए शोषितों को शोषितों से इस बात पर जोर देते थे कि जब तक महिलाओं की गुलामी की बेड़ी नहीं काटोगे तब तक कोई समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। जो अम्बेडकर कहते थे किसी भी राष्ट्र की तरक्की इस बात से आकी जाएगी कि उसकी महिलाएं कितनी आगे बढ़ पाई। तो लोहिया ने नारा दिया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या भंगी का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। और शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, ये कहते कहते हमारे पुरखे खप गए। लेकिन आज भी 3%, 4%, और वो भी डाइवर्ट हो जाता है। तो जब से इस बहुजन तबके के लोग, शोषित जमात के लोग कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कदम रखने लगे, उसके बाद से तमाम जो सरकारी संस्थान हैं उसको ध्वस्त किया जाने लगा। उनमें रुचि नहीं रह गई। अभिजात के वर्ग एक एक करके सारे संस्थानों को, सारे पुस्तकालयों को उठाने का काम किया। क्यों ऐसा होता है कि दुनिया के, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आप देखते हैं बाहर से घुसकर लोग हमले करते हैं? क्योंकि आपके बच्चे वहां पढ़ने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजना शुरू कर दिया, या फिर प्राइवेट संस्थानों जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के मानी है कि आप संस्थानों को बचाएं, उसकी हिमायत में खड़े हों। लड़ाई सिंह ने बहुत लड़ाई लड़के रामायण का जो कुपाठ उतरा उसका एक प्रगतिशील उसकी रीडिंग हो, न्यायालय में लड़ते हुए फिर उसको जीता। उद्देश्य क्या था कि हमारे दिमाग के जो जाले हैं वो साफ हो, हम जो कर्मकांडों में उलझे हुए हैं उससे बाज आए। मुक्ति का मार्ग तालीम और धर्म ग्रंथों का भी जो लोग उसमें जो पुनरुत्थानवादी ताकतें हैं उसको अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं, जिसमें उनका हित सत्ता है। उन्हीं के पास सारा संसाधन था, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। तो इसलिए वहां भी बहुत नजर रखने की जरूरत है। 62-63 करोड़ हिंदुओं पर 33 करोड़ देवता, यानी हर दूसरे हिंदू पर एक देवता को लगा दिया गया है। और रसातल में जा रहा है यह देश। ये किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है। बात यह है कि आपका संविधान भी कहता है कि आप वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें। और ये कोई और नहीं करेगा हमारी लड़ाई, ये हमको आपको अपने घर में, और वो भी बहुत प्रेम से, बहुत उत्तेजनापूर्ण बातें करके हम नहीं बदल सकते उनकी मानसिकता को, जो वर्षों से आपकी हमारी सहमति से उनका वर्चस्व है। सांस्कृतिक मामले हो कि शैक्षणिक मामले, हम क्या पढ़ें यह भी वही तय करते हैं। सिलेबस आपका वो बनाता है। आपके महापुरुषों के बारे में 2 से 3 पन्ने में निपटा दिया जाता है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि हम फूले की जीवनी को पढ़ाएं बिहार के पाठ्यक्रमों में? और हमें खुशी है कि जो अभी सरकार बनी है उसने ऐलान किया कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल हम स्थापित करेंगे और फिर उसकी तर्ज पर बाकी स्कूलों में भी उस तरह की सुविधाएं देने की एक रिवायत बन सके। स्वास्थ्य विभाग में इतने पद खाली, उसको कहां रिक्तियां हैं उसको मंगा के उसको जल्द से जल्द बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इतने वर्षों का क्यों उनका खास है कि 1-2 दिन में नहीं मिटना है। विनोद जी एक रचनाकार हैं, उन्होंने कहा कि गरीब आदमी के लिए सस्ता से सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा होता है, नहीं इलाज करता। कोरोना के काल में हमने देखा। इसलिए अपने पुरखों की बातों को आज के परिप्रेक्ष्य में
कैसे हम ताकत बना सकें और इतिहास के पन्ने उलटने का लाभ यही होता है कि हम अतीत की गलतियों को न दोहराएं। बाबू जगदेव कहते थे कि समन्वय से हमेशा शोषकों का फायदा होता है और संघर्ष से शोषितों का, इसके अलावा कोई चारा नहीं। जो आदमी आपको एक दारोगा नहीं बनने देता, एक सिपाही नहीं बनने देता, एक शिक्षक नहीं बनने देता, वो आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने देते, किस चक्कर में आप पड़े हुए? हाँ, लेकिन उनमें जो लोग डिकास्ट होके जो कहते हैं कि हम इस सब कुछ छोड़ रहे हैं, हम मानते हैं कि जो गांधी कहते थे कि अगर जो SC ST लोग हैं, जो दलित हैं, जो शूद्र अतिशूद्र हैं, उसमें भी इन्होंने बनाया छूत शूद्र सछूत शूद्र, और पिछड़े हायरार्की में समझते हैं कि हम तो दलितों से आगे। तो ऐसा घनचक्कर बना के रखा है कि आप हजारों वर्षों तक इसकी बुद्धियों को नहीं सुलझा पाएंगे। और लगातार संवाद के अलावे कोई और विकल्प नहीं। तो गांधी कहते थे कि ये हमारा सर भी फोड़ने तो कम होगा, वो अगर हमसे गुस्से हैं तो जायज क्रोध है उनका, सात्विक क्रोध है उनका, लेकिन सलाम करते हैं हम उन पुरखों को जिन्होंने जंगे आजादी में भी अपनी भूमिका निभाई और साथ साथ सामाजिक आजादी का भी प्रण किया। कौन कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति ही बहुत बड़ी क्रांति थी? इसी बिहार में असर्शन की पॉलिटिक्स करके छोटे छोटे स्तर पर जो लोगों को जगाने का काम, चेतना संपन्न बनाने का काम लालू प्रसाद ने किया, वो किसी क्रांति से कम नहीं थी। वो गाय चढ़ाने वालों, वो भेड़ चढ़ाने वालों, बकरी चढ़ाने वालों, वो सुअर चढ़ाने वालों, वो लकड़ी चुनने वालों, वो कपड़ा धोने वालों, वो घोंगा बेचने वालों, वो मूस के बिल से दाना निकालने वालों, वो ताड़ी चुवाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये कोई कम बड़ा आह्वान था? ये अम्बेडकर साहब के उसी आह्वान का एक विस्तार था जो कहते थे शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मुट्ठी भर संगठित ताकतें जो मंडल कमीशन का विरोध कर रही थी, उन्होंने 2-3 वर्षों तक उसको अदालत में लटका के रखा और तब 9 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर का बखेड़ा लगा के। और ये EWS के नाम पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनमें वही तथाकथित ऊंची जाति के लोग आते हैं और उनका कट ऑफ कम होता है ओबीसी के लोगों से। वो 3200 दांत के साथ पैदा हुआ, उस पर अब जाके वो लिस्ट हुआ है, अब उस पर सुनवाई होगी, एक तारीख आगे बढ़ा के, उस पर कोई स्टे नहीं। तो ये आप समझिए कि कोई भी राजनीतिक परिवर्तन, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, उत्तर भारत के बाकी सूबों में हुआ हो, ये नहीं टिक सकता। 25-30 वर्षों के आगे इसकी यात्रा अवरुद्ध होनी ही होनी है, क्योंकि कोई सिस्टम हमने नहीं बनाया। सिस्टम में हमारे लोग, चरवाहा विद्यालय क्या शानदार मॉडल, गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, उसको पलीता लगा दिया गया, क्योंकि जिनको उसको इम्प्लीमेंट करना था उस पॉलिसी को, वो हमारे लोग ही नहीं। कहा कि जायदाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। और बार बार लालू जी कहते रहे कि एक गोरे लाल यादव को छोड़ के पूरे बिहार में कोई दूसरा सांवड़ लाल यादव भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम पर ये इल्जाम है नगरपालिका में आपके लोग नहीं, नदारत, एक भी दलित, एक भी आदिवासी, जो अनिल चमरिया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र कुमार का न्यूज रूम डाइवर्सिटी सर्वे था, उस वक्त एक भी संपादक नहीं था। और एक भंगी समाज के माता प्रसाद जी को छोड़ दें तो आज तक कोई होम सेक्रेटरी तक नहीं हुआ, कैबिनेट सेक्रेटरी तो आप भूल जाइए। तो ये बहुत ही जरूरी बहस है और ये अनवरत, निरंतर, लगातार चलने वाली बहस है, इसको चलाते रहना। वो 1000 साल से झूठ बोल रहे हैं लेकिन थक नहीं रहे। हम लोग 2-4-10 में सच बोलते बोलते हाँफने लगते हैं। एक ही बात को कितनी बार करें, बार बार दोहराने की उसको जरूरत है। लालू जी कहते थे, गांधी ने कहा करो या मरो, और वह लड़ाई भी समाजवादियों की लड़ी हुई। सारे नेता तो जेल में बंद थे,
वही अच्युत पटवर्धन, वही डॉक्टर लोहिया, वही जयप्रकाश नारायण, वही यूसुफ मेहर अली, वही अरुणा आसफ अली, ये सारे लोग। लेकिन आजादी मिली, समाजवादी उस सिस्टम से बाहर धकेल दिए गए। और जब जब सरकारें बनी वो चली नहीं। हमारे पुरखे भी तो बहुत कम उम्र में गुजर जाते थे, क्योंकि इतनी मानसिक यंत्रणा, इतनी शारीरिक परेशानी, इतनी गुर्बत, इतनी जिल्लत को भोगते हुए कर्पूरी जी बहुत दिन नहीं बच पाए। बाबू जगदेव को मार दिया गया, अंबेडकर साहब जल्दी चले गए, लोहिया ने 60 बरस की भी जिंदगी नहीं देखी। जब देश उनको सुनने लगा वो हमारे बीच नहीं रहे। कांग्रेस ने 6 प्रधानमंत्री दिए इस देश को, नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा और मनमोहन, और समाजवादियों ने भी 6 दिए। मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवेगौड़ा, गुजराल। कांग्रेस के 6 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इस देश पर 57 वर्ष हुकूमत की, और हमारे 6 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर बमुश्किल 7 वर्ष, 3 बार सरकारें बनाई। कभी एक प्रधानमंत्री से हमारा काम नहीं चला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे अंदर पग पग पर इतना अहम, इतना अहंकार, बिरादराना का घनघोर अभाव, किसी को अपने से बड़ा नेता मानने के लिए तैयार नहीं, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ। इसलिए अगर पेरियार ललई को हम याद करते हैं और उनके लिटरेचर को तफसील से पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ उनके उद्देश्यों को, कुछ उनके ध्येयों को अपनी जाती जिंदगी में भी उतारने की जरूरत है। इस सरकार ने बिहार की ऐलान किया है कि हम जो भूमिहीन लोग हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देंगे। आज भी सर के ऊपर छत हो, यह बुनियादी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पाए, नहीं जीत पाए। कोई भूमि सुधार का कार्यक्रम नहीं लागू हो पाता। कुछ बनता भी है तो पता चलता है कि वही यथास्थितिवादी लोग उसकी रिपोर्ट को पहले ही बाहर कर देते। तो ये जो बाबू जगदेव कहते थे पहली पीढ़ी के लोग मारे गए, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, तो राज करने का भी जो सूत्र है और जो अंतर संबंध है सिस्टम के अंदर, उसको पहचानने की जरूरत है। आसान नहीं है इन ताकतों को चुनौती देना। संख्या बल तो है। इकबाल कहते थे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला, एक पान की गुमटी पर पान लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध दूहने वाला, सबके वोटों की कीमत एक। और ये बड़ी ताकत दी है बाबा साहब ने आपको, हमको। जब चाहे इस ताकत के सहारे आप पलट दे सकते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद उसको बनाए रखना, उसको चलाए रखना, उसके लिए जो अपेक्षित गुण और कौशल चाहिए उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ कागज पर और माइक पर उपद्रव न करें। कई बार सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत बड़े अध्यवसाय, धैर्य और जिसको कहते हैं कि गहिरगर होना, उस गांधीर्य की जरूरत है। एक पीढ़ी ने तो लड़ाई लड़ दी, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ दी गई, जीती गई। अमेरिका इतना पुराना लोकतंत्र, महिलाओं को वोटिंग राइट देने में उनको कितने बरस लग गए। हमारे यहाँ तो संविधान बना और लागू हो गया पहले चुनाव से। ये कोई साधारण घटना नहीं। और महिला आरक्षण के मामले में उसके सवाल पर देवेगौड़ा जी की सरकार थी, उन्होंने किसी सिविल सोसाइटी की महिलाओं को कमिट कर दिया, हम इसको 33% लागू करेंगे। बाद में उनको लालू प्रसाद जी ने, शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने, काशीराम जी, इन लोगों ने समझाया कि भाई जैसे चमड़ा कहता है समाज में, वैसे ही चमिनिया भी कहता है। जैसे गोरवा कहता है वैसे गुवनिया भी कहता है। जैसे कुम्हड़ा कहता है वैसे ही कुम्हेनिया भी कहता है, कोयनिया भी कहता है, लोहरनिया भी कहता है।
दुधिनिया भी कहता है, चमैनिया भी कहता है। इसलिए जाति कोई होमोजेनस कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ही जाति के आधार पर तंग किया जाता है। महिलाओं को तो दोहरे जिल्लत का शिकार होना पड़ता है। और आप अगर सीधे सीधे इसको लागू करेंगे 33%, तो फिर तो वही वर्चस्वशाली जाति जो है उनकी महिलाएं आ जाएंगी, पुरुषों की जगह पर महिलाएं आ जाएंगी। इसलिए यहाँ भी पिछड़ों को, पसमानदा तबके की महिलाओं को उसमें अलग से कोटे के अंदर कोटे को सुनिश्चित करें, तब लागू करें। और तब 33 क्यों 66 लागू कर दें, हमें कोई ऐतराज नहीं। वहां फूलन देवी के लिए भी जगह हो, वहां भगवती देवी के लिए भी जगह हो। और यही ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा था, चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो, उपेंद्रनाथ वर्मा हो। रानी बनाम मेहतरानी का डिबेट क्या था? ग्वालियर की रानी, जहां पेरियार लड़ाई लड़ रहे थे फौज के अंदर, सिपाहियों के बीच में, वहां सुखो रानी नाम की मेहतरानी को ग्वालियर की राजमाता कही जाती थी, विजयराजे सिंधिया के खिलाफ खड़ा करते। वो चुनाव भले हार गई, लेकिन पूरे देश में एक विमर्श खड़ा हुआ कि चुनौती दी जा सकती है, हमारी महिलाएं भी कम नहीं, कमतर नहीं। तो इसलिए ये जो सांस्कृतिक लड़ाई है और पुरुषवादी वर्चस्व के खिलाफ महिलाओं का अपना मकाम क्या हो, वो भी हमें अपने घर से उसकी शुरुआत करनी है। हम अपनी महिलाओं को सशक्त कर सकें, उनको पढ़ा सकें, दहेज प्रथा के खिलाफ बिगुल फूंक सकें, अपने बेटों की शादी बहुत सादगी भरे समारोह में करें। शादी तो उल्लास की चीज है, और उसमें अगर बेटी के बाप के माथे पर शिकन आए तो फिर तो ये बहुत तारीफ करने वाली व्यवस्था नहीं, उसको चलाए रखने लायक व्यवस्था नहीं। तो ये सारी चुनौतियां जो हैं समाज के अंदर, उन सबको हम एड्रेस कर सकें, वही इस कार्यक्रम का प्राप्त होगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि जो जो धर्म ग्रंथ जिन जिन मजहब के हैं, कुरान शरीफ का पहला वाक्य है इकरा, मतलब पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है विद्या विचारी का परोपकारी। और संस्कृत में भी लोगों ने लिखा कि सा विद्या या शास्त्री, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको इमेंसिपेट कर सके, लिबरेट कर सके, मुक्त कर सके। और करुणा, कंपैशन, दया, क्षमा, शील, इसी का नाम तो बुद्ध। दुश्मन से दुश्मन, हिंसक से हिंसक व्यक्ति के लिए भी बेशर्त हमारे मन में मोहब्बत का भाव हो, यही बुद्धिज्म है। बहुत संक्षेप। और ये हमको अपने अंदर, अपने आचरण में, अपने वाणी के स्तर पर कहते हैं कि वाचिक हिंसा भी हिंसा है। हम किसी को ठेस पहुंचा दें, वह भी ठीक नहीं। तो हमको सगुण रूप में समाजवाद की स्थापना करनी है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने वाले लोग, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक वाकये का जिक्र आपको करता हूँ। मिथिला का इलाका है, वहां के एक व्यक्ति, और ये किस्सा हमें सुनाया रेल मंत्रालय में ओएसडी थे लालू जी के समय, उन्होंने कि वो रूस पढ़ने गए, वहां से रूसी लड़की से उनको मोहब्बत हुई। वो भी मिथिला के इलाके में आ गई और बतौर डॉक्टर वो प्रैक्टिस करने लगे। उनसे पूछा कि आपका अनुभव इस इलाके को लेकर क्या है, तो उनका कहना था कि एक तो जो भी लोग आता है चेकअप कराने, बोलता है कि हमारा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। तो मैं आज तक नहीं समझ पाई कि गुड़गुड़ क्या होता है। दूसरा, इस इलाके के कुछ खास लोग हैं जो दो ही बार मुंह खोलते हैं, एक बार पान खाने के लिए, दूसरी बार झूठ बोलने के लिए। अब ये एक विदेशी रूसी महिला का मूल्यांकन है मिथिला में एक वर्चस्वशाली जाति के लोगों के बारे में। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मीठा बोलने वाले वो कहते हैं संस्कृत में कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम।
कि आपके सामने मीठी मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे कार्य में विघ्न डालने वाला वैसे घड़े के समान होता है जिसके मुख पर मुहाने पर सुराही आपने देखा है, वहां तो अमृत भरा हुआ लेकिन पूरा का पूरा पात्र जहर से भरा हुआ। तो जो शुरू में ही कहा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए, हम अपनी ओर से कोई नफरत कोई घृणा का भाव नहीं रखेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई में जहां बट्टा लगाए कोई, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, लोगों को पहचानने में पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। आप ही के इलाके के पवट पंचायत है बरहरा भोजपुर, वहां के एक भोजपुरी के कवि हुए और मुखिया भी थे, रामजी सिंह। उनका एक गीत हमें शिवानंद जी ने एक बार शेयर किया था, वो मैं आपके बीच सुनाऊं पढ़ के कि हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, दिखावे के दोसर चबावे के दोसर, चलल अहिंसा के ऐसन झकोड़ा कि आंधी में उड़ गए लंदन के घोड़ा, खुलल आंख देखनी आजादी के झांकी, अमीरन के दोसर गरीबन के दोसर, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, दिखावे के दोसर चबावे के दोसर, न उजड़ल गरीबन के मंडई छवाई, न कुचलल किसनवन के हियरा चुराई, मजदूर किसनवा गरीबन के घर में, आजादी के किरिन न तनिको समाइल, बुझाता जे भगवान हो गई ने दूगो, हजूरन के दोसर मजूरन के दोसर, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, चबावे के दोसर दिखावे के दोसर, कहल जाता दोसर कईल जाता दोसर, कहल जाता दोसर कईल जाता दोसर, देखल जाता दोसर सुनल जाता दोसर, कैसन बा जादू कैसन बा टोना, लिखल जाता दोसर पढ़ल जाता दोसर, बढ़ल जाता दिन दिन करज के बीमारी, बढ़े जैसे द्वापर में द्रौपदी के साड़ी, नया नया योजना बने आजकल में कि महंगी में उठेला कोठा अटारी, चलल घूस ऐसन रूपापन बना के, अन्हारा में दोसर अंजारा में दोसर, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, चबावे के दोसर दिखावे के दोसर, बढ़ल रोग ऐसन दवाई दियाई कि लाखों करोड़न के गठरी कटाइल, वैदराज ऐलन जे नारी निरेखे, न रोगी के रोगन के लक्षण चिन्हाइल, भला आसरा अब कवन जिंदगी के, दवा बाटे दोसर दर्द बाटे दोसर। तो ये सूरत हाल। किताबों की ओर लौटो भाई, उन किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता, चीजें ज्यादा देर तक आपके जहन में रहेंगी और ये आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं, आपका अटेंशन स्पैन भी घटता है, चीजें ठहर नहीं पाती। लिखिए, जैसा भी लिख सकते हैं लिखिए, अपने रोजमर्रा की घटनाओं को डायरी में दर्ज कीजिए, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, क्या करना बाकी था, समय का सदुपयोग। ये जितने हमारे पुरखे थे, दो पीएचडी अम्बेडकर की भाई, एक पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है, दो पीएचडी मतलब कितने किफायती ढंग से वो अपने समय को लेकर चलते होंगे। समाज के लिए भी सोचना है, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी, किताबें भी इतनी लिखनी। तो वो मैं पढ़ूं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर पढ़ते थे। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने
रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो हम आखिर में यही निवेदन करें कि हम लोग अंबेडकर को भी पढ़ें, विपुल साहित्य है, हम पेरियार ललई को भी पढ़ें, हम डॉक्टर लोहिया को भी पढ़ें, और जितने बड़े बड़े चिंतक हैं, समाज सुधारक हैं। और मैं तो आपसे ये कहूँ कि संविधान को पढ़ने के साथ साथ मनुस्मृति को भी पढ़ें। उसको पढ़ा तब बाबा साहब ने उसको जलाया। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खिलाफ क्या क्या जहर बोया गया है, उगला गया, और कहां कहां हमको अलर्ट रहना। तो इसलिए पढ़ने की जो संस्कृति है, पढ़ने की जो तहजीब है, उसको हम नहीं मर पाते। उसके सहारे बहुत लड़ाई आसान हो जाएगी। विचार और संघर्ष के बीच एक समन्वय रहे, तब जाके बात बनेगी। एक जमाना था जब हमारे लीडर एडवोकेट होते थे। आजादी की लड़ाई में शायद आपको कोई स्वाधीनता सेनानी होगा जो वकालत की पढ़ाई न किया। आज हमारे लोगों को थाने में, भूमि विवाद में इतना उलझाया गया है कि सारी शक्ति, सारी ऊर्जा तो उसी में समाप्त हो जा रही है। रचनात्मक ढंग से कब वो बाकी मसाइल की ओर देख पाएंगे। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी, और जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उन्हें यह पता होगा कि इस्लाम का प्रसार इस देश में इसलिए भी हुआ कि वहां पर कम से कम सैद्धांतिक रूप से बराबरी की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई बादशाह उस मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और कोई फकीर वहां से दुत्कार कर भगा दिया जाएगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये उसकी मूल भावना है। और इससे प्रभावित होकर दलित समाज के लोग, पिछड़े लोग जो बहुत प्रताड़ित थे, उपेक्षित थे, लांछित थे, शोषित थे, तिरस्कृत थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। उसमें उनको राहत नजर आई। बाबा साहब आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया, और लाखों लोग उनके अनुयायी, उनके अनुगामी बने। हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं नवीन जी, वो आर्टिकल 24 करके चलाता है, न आर्टिकल 19, माफ करेंगे। उनकी एक रचना है और इसके साथ मैं समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसको सुने। मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदू हो ही जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदू हो ही जाना चाहिए। इसके पहले की राजनीति का बाजार मेरी नमाज, प्रार्थना या संगत की कीमत कम करता है। मुझे जल्दी से हिंदू हो जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है सेंसेक्स अभी और ऊंचा जाएगा, और समाज कल्याण मंत्री का आकलन है कि हिंदू होने की दर इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैं हिंदू होने की पूरी कीमत अडानी और अंबानी के शेयरों में लगाकर जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता हूं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि जो बाजार सरकार को खरीद ले उसमें घाटा नहीं होता। मैंने वकीलों से, सीए से, समाज शास्त्रियों से और पंडितों, मौलवियों, पादरियों सबसे बात कर ली है। सबका मशवरा है कि ये हिंदू हो जाने का सबसे मुफीद वक्त है। मुझे कुछ सेक्युलर दोस्त मुझे पागल कह रहे हैं, कुछ बिका हुआ, कुछ डरा हुआ और कुछ मौका परस्त। अब आप ही बताइए, इस गाढ़े वक्त में जब 3 दिन से बिटिया स्कूल न गई हो, कटा हुआ अनाज खेतों में सड़ने को तैयार हो, बीवी के जेवर मुथूट फाइनेंस में गिरवी पड़े हैं, तो कितनी मुश्किलों का उपाय है सिर्फ हिंदू हो जाना। बीवी के जेवर मुथूट फाइनेंस में गिरवी पड़े हों, फोर्टिस, मैक्स, मेदांता के डॉक्टर बाबूजी का बलगम निकालने का 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं, एम्स, राम मनोहर लोहिया में बिना पैरवी के
पैर रखना मुश्किल हो तो आप ही बताइए कितनी खुशियों का उपाय है सिर्फ हिंदू को छोड़कर। लेकिन मुझे बजरंगियों पर भरोसा नहीं है, तो गरियाओं, सिंघलों, योगियों और साक्षियों जैसे बेईमानों के कहने भर से मैं हिंदू होने को तैयार नहीं हूं। मुझे हिंदू होने की पेशगी चाहिए, पूरा हिसाब लिखत पढ़त में हो, वैसे नहीं जैसे 92 में किया था। लिख कर दो कि देश भर से जुटाई गई हिंदुत्व की ईंटें नोच बेच कौन खा गया। लिख कर दो उन पुजारियों, महंतों और मठाधीशों के नाम जो तुम्हारे धर्म की छाती में त्रिशूल भोंक कर पहुंचते रहे संसद और विधानसभा। लिख कर दो कि तुम्हारे बिरहमन मेरी बेटियों से शादी से इनकार नहीं करेंगे। लिख कर दो कि जन्म से जलने तक सच में जीने लायक रहेगा हमारा जीवन। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में गुण साफ करने वालों की, फटे जूते सिलने वालों की, जूठे बर्तन धोने वालों की, मालिशियों की, बेगारों की, दरबानों की, ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है और इनके कम होते जाने से हिंदू धर्म छोटा होता है। मुझे भारत के राजपत्र में यह लिखकर चाहिए, मैं या मेरी पीढ़ियां इनमें से कोई काम नहीं करेंगी। कुछ दिन हम भी पुरोहिताई करना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी राज चलाना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी बनकर देखें गवर्नर लॉर्ड साहब, कुछ दिन हम भी चला कर देखें इसको। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना कत्लेआमों के देश चल सकता है या नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना लंपट साधुओं के, बिना उठाई गिरों रहकटों के, बिना मक्कारों, मवालियों या दंगाइयों के हिंदू रह सकता है या नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि शास्त्रों के नाम पर शस्त्र उठाने की संहिता सियासत से तो तय नहीं होती। मैं रमई चमार उर्फ रज्जन अंसारी उर्फ रोड्रिक डिसूजा इन सारे वायदों के एवज में लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद किसी को हिंदू बनाने की नौबत नहीं आएगी। मैं लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद कोई इस देश को हरामजादा नहीं कह पाएगा और ना ही गांधी के हत्यारों को राष्ट्रवादी। मैं लिख कर दूंगा कि नहीं सजने दूंगा टोपियां उछालने वालों के माथे पर पगड़ी। खाल उतार दी जाएगी जोधा अकबर की जात पर गला फाड़ने वालों की। और जब से मैंने ये ऐलान किया है, मुझे हिंदू बनाने वाले भागते फिर रहे हैं। राज पंडितों, राज पुरोहितों को काट मार गया है, इसलिए मुझे नक्सली साबित करने की कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों ने मेरे फोन रिकॉर्ड पर लगा दिए हैं। रोज के शब्द कूट वाक्यों में बदले जा रहे हैं और इस तरह नक्सली साबित होने से बच गया तो आतंकवादी तो पक्का साबित कर दिया जाऊंगा। मेरी लाश पर राष्ट्रवाद का झंडा फहराया जाएगा, मेरी लाश पर राष्ट्रवाद का झंडा लहराया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये तय हो चुका है कि मुझे हर हाल में मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे नक्सली या आतंकवादी सिद्ध करने की तैयारी हो चुकी है, इसलिए कि मैं खून साफ करने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जूठे बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने, घर घर जाकर हजामत करने या मालिश करने को तैयार नहीं हूँ। मेरा ऐलान है कि मैं इनमें से कोई काम हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बराबर की कुर्सी पर बैठकर तुमसे बराबरी की बात करूंगा। भूल जाओ कि मैं डरने वाला हूँ, भूल जाओ कि मैं डरने वाला हूँ। मैं कहता हूँ जीने की तलबगार हर जमात से कि ये डरने का वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ जीने की तलबगार हर जमात से कि ये डरने का वक्त नहीं है, पहचानने का है। काटने वाली तलवारों को नहीं, उन म्यानों को जिनमें वे तलवारें छप जाती हैं और जिन्हें कमर में खोस कर घूम रहा है देश लोकतंत्र के। बहुत शुक्रिया आप